पहले वाली क्लास में हमने जाना था कि भाई विश्व का सर्वप्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन था। अबेकस था। बनाया क्या गया था, चाइना के अंदर बनाया गया था। जापान में उसे सारोवान कहते थे, भारत के अंदर उसे अब्बेसी अब्बास कहा जाता था। अब बात करें हम जनरेशन्स की। मैंने इसको छोटा पार्ट बनाया है ताकि वो थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाए। उसके बाद में एक जनरेशन पार्ट है, थोड़ा लंबा पार्ट चलेगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया है। तो जनरेशन पार्ट को देखते हैं। ये आपके यूनिट फर्स्ट ही चल रहा है इसमें, यूनिट फर्स्ट की ही सेकंड क्लासेस है ये वाली। तो देखिए जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर जनरेशन क्या चीज़ है। देखिए होता ये है कि जो आज हम कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर के अंदर आप जानते हैं कि चार चीज़ें होती हैं। उसके अंदर चार चीज़ें कौन कौन सी हैं। एक मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये अपना कीबोर्ड हो गया, और ये अपना माउस। तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये चार प्रकार की डिवाइसेस होती है। वो क्या कहलाती है, मिलकर कंप्यूटर कहलाया जाता है। लेकिन क्या पहले भी कंप्यूटर इस तरह से दिखाई देता था? क्या कंप्यूटर के अंदर यही कंपोनेंट लगे रहते थे? कंप्यूटर ऐसा ही हुआ करता था? तो देखिए कंप्यूटर जो था पहले इस तरह के इस स्वरूप में नहीं होता था। पहले के कंप्यूटर क्या होता था, काफ़ी साइज के अंदर बड़े भी होते थे, उनके अंदर स्क्रीन ही नहीं होती थी। जो आज हम स्क्रीन देखते हैं क्या देखते हैं, मॉनिटर के अंदर देखते हैं। लेकिन पहले के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर तो किसी प्रकार की कोई स्क्रीन ही नहीं दिखाई देती थी। उनका कनेक्शन कर देता हूँ। तो इस तरह के कंप्यूटर हमारे पास में डिवाइस यहाँ होगी। कंप्यूटर, तो क्या कंप्यूटर पहले भी हमको ऐसे ही दिखा देता था? क्या कंप्यूटर ऐसा ही हुआ करता था जिसके अंदर हमारे पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू वगैरह इतना सब कुछ होता था? नहीं, पहले के जो भी कंप्यूटर होते थे वो इस तरह के नहीं होते थे। तो हमारे पास में इस तरह के कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। फिर आई इनमें जनरेशन्स। जनरेशन्स क्या चीज़ होती है? देखो जनरेशन आपके मोबाइल में भी चलती है अपने, ठीक है। अपने मोबाइल में कैसे चलती है जनरेशन? जैसे कि अपने सबसे पहले यूज़ किया था 2G, 2G के बाद में आ गया 3G। 3G जो था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम में आता था। फिर उसके बाद में थोड़ा नेट स्पीड को बढ़ाने के लिए 4G आ गया। 4G के बाद अभी 5G भी आ गया। 5G जो है अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट मामला है थोड़ा सा कि अपने 5G यूजेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कंपनियां दे रही है, जैसे MI कंपनी दे रही है, सैमसंग कंपनी दे रही है, वो 5G की सुविधाएं दे रही है। परंतु हम उतना यूजेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो मटेरियल्स है एंड इनोवेशन है वो क्या है, चाइना इनोवेशन। तो इसलिए थोड़ा सा हम उससे अलग हट रखे हैं। ठीक है, थोड़े दिन में बाद में 5G भी अपने यहाँ पे आ जाएगा अच्छी तरह से, जो कि हर एक आम आदमी उसे यूज़ करता है। जैसे आज हर एक आम आदमी के पास में 4G होता है, उसी प्रकार से 5G भी हो जाएगा। लेकिन इनके पीछे लगने वाला जी क्या है? 2G, 4G, सॉरी 2G, 3G, 4G एंड 5G। जी मीन्स क्या, इतना हम इनको क्या रेस्पेक्ट दे रहे हैं? जी नो, जी का यहाँ पे मीन्स होता है जनरेशन, पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी में हम चल रहे हैं? तो जब अगर हम बात करते हैं मोबाइल की, तो नॉर्मली जो हम है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं कि 4G यूज़ कर रहे हैं। 5G लॉन्च हो चुका है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन हम थोड़ा सा उससे अभी दूर हैं। हाँ, जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाएगा हम 5G भी यूज़ करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे मोबाइल की, तो मोबाइल कौन सी 5G जनरेशन है। तो ये कंपटीशन के लिए क्लियर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं कि अभी मोबाइल्स की कौन सी जनरेशन यहाँ पर चल रही है। तो कौन सी जनरेशन चल रही है? 5G चल रही है। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे 4G ही चल रही है, 5G है यहाँ पर। ठीक है, हम यूजेस नहीं करवा रहे हैं, लेकिन 5G एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, अपना अस्तित्व रखती है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोबाइल की कौन सी जनरेशन इस समय में है, तो वो जनरेशन हो जाएगी आपकी 5G जनरेशन। ठीक है, ये बात रही मोबाइल की। अगर हम अब कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में भी क्या हुआ, जनरेशन आई थी। ठीक है, कैसी जनरेशन आई? तो पहले जो जनरेशन आई उसमें क्या कंप्यूटर थे, कैसी साइज़ थी, कैसा उनका आकार था, क्या कंपोनेंट उसमें यूज़ किया गया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
ये जो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के वो किस प्रकार से दिखते थे, देखो इसके अंदर क्या होता था, किसी प्रकार का कोई भी हमारे पास में स्क्रीन नहीं होता था। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन थी नहीं होती थी, इसमें क्या होता था, किसी प्रकार की कोई स्क्रीन नहीं होती थी। दूसरा इंजीनियर क्या था, आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, आकार भी क्या थे, बहुत बड़े हुआ करते थे, लार्ज साइज में हुआ करते थे। स्पीड बहुत कम थी उनकी, जिनकी स्पीड थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इनमें हीट होने की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि बहुत ही जल्दी ये क्या हो जाते थे, गर्म भी हो जाया करते थे। इसमें क्या था, शुद्धता का अभाव था, यानी कि मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन करनी थी 5 + 5, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 10, तो ये 11 भी दे सकता था, यानी कि इसके अंदर जो हम आंसर लेते थे वो आंसर गलत भी हो सकता था। हम ये नहीं कह सकते थे 100% कि आंसर सही ही होगा, उसमें शुद्धता का भी एक अभाव हुआ करता था। तो और लास्ट क्या था इसका, कीमत। तो देखिए सबसे पहला क्या था, स्क्रीन नहीं होती थी, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई स्क्रीन नहीं हुआ करती थी। इसके अंदर वॉल्स एंड गियरिंग सिस्टम होते थे, जैसे 4 व्हीलर के अंदर गियर सिस्टम होते हैं, और हमारे पास स्टेयरिंग होती है। तो स्टेयरिंग में क्या होता था, इसमें कैसे स्टेयरिंग यूज़ करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने फ़ोन्स हुआ करते थे जो कि गोल शेप में, राउंड शेप में होते थे इस तरह के, और वहाँ से आपको अपन वापस से मूव कर करके इसके अंदर नंबर डायल करने की कोशिश करते थे। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी अगर किसी प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी तो हम उसी तरह से कैलकुलेशन को यूज़ किया करते थे। तो और फिर जब हमारे पास रिजल्ट आता था, वो रिजल्ट कैसा था ना, प्रिंट आउट के माध्यम से आता था अपने पास में, क्योंकि स्क्रीन होती ही नहीं थी। आकार इनका बहुत बड़ा हुआ करता था, आकार इनका कम से कम 20 फुट तक का आकार इनका चल जाता था। स्पीड जो थी बहुत ही कम होती थी। स्पीड देखो छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए तो इनको यूज़ किया नहीं जाता होगा, तो बड़ी कैलकुलेशन के लिए, अब बड़ी कैलकुलेशन में ये क्या करते थे, टाइम लगाते थे, तो उतना तो फिर मैनुअली हम कर सकते थे। तो दो वही बातें आ रही थी, यहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, या अत्यधिक गर्म हो जाया करती थी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही हीट होना बहुत ज़्यादा था, हीट होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे। शुद्धता का अभाव था ही, और कीमत, जब शुरुआत में कोई नई नई चीज़ इनोवेट हुई है तो सीधी सी बात है उनकी कीमत क्या होगी, अधिक होगी। साथ ही आवाज़ भी काफ़ी तेज किया करते थे, क्योंकि इनके अंदर एग्जिट फैन जो होते थे, यानी कि इसको फैन लगाए जाते थे जो कि इसको ठंडा करने के लिए, तो उसके कारण से क्या होती थी, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी, डेसिबल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब RSCIT में क्या पूछ सकता है आपसे, तो RSCIT में दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह कब इनोवेट हुई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें आज तक वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अपने को जो RSCIT बुक्स है, अगर आप RSCIT एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे पूछने लगे प्रथम पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब यूज़ की गई थी, अगर आप RSCIT का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कब यूज़ की गई थी, तो हमको बताना है 1942 से 1956। हर बुक के अंदर ये अलग अलग दिया हुआ है। इसकी जगह पे 1940 सन 1940 से लेकर 1954 भी वही बुक्स के अंदर दिया हुआ है, लेकिन RSCIT जो बुक्स है उनके अंदर हमको क्या मिला हुआ है, 1942 to 1956 दिया हुआ है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, जिनके ऊपर विवाद हो सकता है या माना जाता है कि वो डिलीट हो जाएंगे, तो वैसे भी बोर्ड इनसे बचने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई सा कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे RSCIT हो, वो हर एक कोई व्यक्ति इन ऐसे क्वेश्चनों को देने से बचेगा। तो बहुत ही रेयर है कि आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन को कब इन्वेंट किया गया था, लेकिन आपको एक बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए इसकी, इसको कब जनरेट किया गया था, 1950 to 1956 के अंदर इसको दिया गया था। बात करते हैं इसके अंदर क्या यूजेस किया गया था। हाँ, RSCIT के लिहाज से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन RSCIT के अंदर कि प्रथम पीढ़ी के अंदर किस चीज़ को यूज़ किया गया था, तो यूज़ किया गया था
वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स जो थे वो प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रयोग किए गए थे। RACIT के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि RACIT आपका राजस्थान पुलिस हुआ या फिर पटवारी वगैरह के एग्जाम हुए, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के अंदर किस प्रकार के जो कंपोनेंट्स थे उनका यूज़ किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स दो ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रयोग में लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन पे। द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन कर्सिव, 1956 to 1965। जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि जो ईयर्स है वो हर बुक्स के अंदर अलग अलग दिए हुए हैं। ऑथेंटिक जो है वो हम जो पढ़ रहे हैं वो RACIT बुक से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं RACIT वाला ही बता रहा हूँ आपको। इस जगह में जो है इसमें 1955 to 1966 भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको RACIT का बुक चल रहा है तो 1956 to 1965 हमारी बुक अकॉर्डिंग है। तो सेकेंड जनरेशन जो थी वो इस दौरान में बनी थी। क्या क्या हुआ उसके अंदर तो देखते हैं। आकार में कमी, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे इनका आकार थोड़ा क्या हो गया था, कम हो गया था। शुद्धता में सुधार, आकार में कमी हो चुकी थी, शुद्धता में सुधार हो चुका था, गति में सुधार, जिसकी स्पीड थी वो भी काम बहुत ज़्यादा तेज करने लग गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ थी यहाँ पे यूजेस आने लगी। अब मोस्टली जो इसका क्वेश्चन बनता है कि सेकेंड जनरेशन के अंदर किस कंपोनेंट का यूज़ किया गया, सेकेंड जनरेशन में किस कंपोनेंट का प्रयोग किया गया था। तो किस कंपोनेंट का प्रयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में, उसकी बात हम करते हैं। तो वो सेकेंड जनरेशन का जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसका नाम है ट्रांजिस्टर। क्या है उसका नाम, ट्रांजिस्टर। देखिए प्रथम पीढ़ी के अंदर जो यूज किया गया था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। सेकेंड पीढ़ी के अंदर जिसका यूज किया गया था वो क्या था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाइए, रिमूव करो ना। थर्ड जनरेशन 1965 to 1975, इस दौरान इसको यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका था इसके अंदर हमारे पास में जो था इस जनरेशन के अंदर। बैच प्रोसेस सिस्टम का प्रयोग होने लग गया था। इसमें क्या हो गया था, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ होने लग गया था। और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स था, सबसे मोस्टली जो था कंपोनेंट्स वो कौन सा यूज़ किया गया था, तो इसके अंदर कंपोनेंट्स था आई। तो थर्ड जनरेशन के अंदर हम किसको यूज़ करने लगे थे, IC को यूज़ करने लगे थे। पूरा नाम इसका था इंटीग्रेट सर्किट। इसका पूरा नाम क्या था, इंटीग्रेट सर्किट। इसे हम क्या बोलते थे, विद्युत परिपथ। इसे हम किस नाम से जान जाते थे, विद्युत परिपथ के नाम से जानते थे। तो थर्ड जनरेशन के अंदर किसका प्रयोग किया जाने लगा, IC का प्रयोग किया जाने लगा था। इसको हम इंटीग्रेट सर्किट या विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। मोस्टली जो RACIT के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे अगर जनरेशन के हिसाब से, तो जनरेशन के हिसाब से यही क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा किए जाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस समय में यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम बताया मैंने आपको कि यहाँ पे आपके पास में वॉल्व्स यूज़ किए गए थे,
वैक्यूम ट्यूब इन्वॉल्व्स फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, और थर्ड जनरेशन के अंदर विद्युत परिपथ है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसका शॉर्ट टाइम होता है, उसको प्रयोग में लिया गया था। चलते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन जो थी 1975 टू 1988 तक प्रयोग में ली गई थी। जितना भी अधिकतर काम हुआ है कंप्यूटर्स के लेवल में, कंप्यूटर के अंदर जो क्रांति आई है, एक तरह की रेवोल्यूशन आई है, वो किस में आई है? फोर्थ जनरेशन के अंदर। एक आम आदमी तक कंप्यूटर जब पहुंचा है, वो कौन सी जनरेशन में पहुंच गया? थर्ड, जो अपनी फोर्थ जनरेशन है। इस फोर्थ जनरेशन में हर एक आम व्यक्ति तक कंप्यूटर पहुंच चुका है। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या हुआ यहाँ पे? वर्तमान आकार, जैसे कि आज हम देख रहे हैं, जो इसकी साइज थी कंप्यूटर की, वो हमको कम मिली है, फोर्थ जनरेशन में मिल गई थी। कीमत में कीमत जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और यहाँ पर हमको मिला GUI। क्या मिल गया? अभी GUI जो बहुत ही मोस्ट चीज़ होती है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया था GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। GUI का जो प्रयोग था वो हमारे इसमें किया जाने लग गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस OS इसके अंदर प्रयोग में होने लगे थे। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारे विंडो वगैरह होती है, आगे हमारे लेक्चर में आएंगी तो क्या चीज़ होती है। तो GUI जो थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो था, वो फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज़ होने लगा था। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन सा यूज़ हुआ था? यहाँ पे कंपोनेंट्स अपने पास में यूज़ हुआ है VLSI। VLSI यहाँ पे क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। VLSI का पूरा नाम क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका पूरा नाम होता है। तो हमारी फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI का प्रयोग किया गया। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इसी VLSI को नाम को कहा जाता है। इसे शॉर्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं? हमारी आम भाषा के अंदर इसको चिप भी बोलते हैं। तो वो कहाँ प्रयोग की गई थी? फोर्थ जनरेशन के अंदर प्रयोग किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में वापस से मैं आपको रिमाइंडर कर देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्रयोग की गई थी वो क्या था? आपके पास में वैक्यूम ट्यूब वॉल्स थे। सेकंड जनरेशन में आपके पास में ट्रांजिस्टर आया। थर्ड जनरेशन के अंदर आपके पास में ICI इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका पूरा नाम होता था। हिंदी में उसे हम विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। एंड फोर्थ जनरेशन के अंदर जो आया है वो VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसका जो इसे हम जो छोड़ने में बोलते हैं क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से होते हैं, और आमतौर की भाषा में उसको चिप भी बोल दिया जाता है। यहाँ तक हमारी फोर्थ जनरेशन जो थी वो खत्म हो जाती है। अब आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। अब तक जो चल रही है 1988 से लेकर अब तक जो चल रही है वो भी चल रही है, पंचम पीढ़ी चल रही है। लेकिन इसका वर्जन जो चल रहा है वो 10 वर्जन चल रहा है इस समय, क्योंकि हमको जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? 10 वर्जन में मिल रहे हैं। लेकिन पंचम पीढ़ी जो थी इसके अंदर वह 1988 से लेकर अब तक चलती आ रही है। कौन सी होती है? पंचम पीढ़ी। यहाँ पर हुआ क्या है अपने पास में? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स वगैरह अगर कोई सी के अंदर ज़्यादातर इनोवेट हुए हैं, जैसे बन पहले चुके थे, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था कि विकास जो क्रम था, विकास क्रम कब हुआ है? पंचम पीढ़ी के अंदर ही हो रहा है। यहाँ पर जो कंपोनेंट यूज किया गया उसका नाम है ULSI, ठीक है। पूरा नाम होता है अल्ट्रा लार्ज
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट यूएलएसआई के अंदर इसके अंदर प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी कौन सी थी, 5th जनरेशन थी, जो कि 1988 से लेकर अब तक चली आ रही है हमारे पास में। इसके अंदर किसका यूज किया गया है, यूएलएसआई का। यूएलएसआई का पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगर आरएसीआईटी की लिहाज से देखें तो आरएसीआईटी के अंदर हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के अंदर कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ। प्रथम पीढ़ी के अंदर जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसका नाम क्या है अपने पास में, उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। सेकंड जनरेशन के अंदर जो यूज हुआ उसका नाम है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में जो यूज हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है हमारे पास में, आईसी, या उसको बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। हिंदी में जो उसको बोलते हैं वो विद्युत परिपथ बोलते हैं। इसके बाद में आता है अपने बात में फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज़ किया गया, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जैसे वेरी लार्ज जो है अपने पास में वीएलएसआई, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, उसे साधारण भाषा में चिप भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पंचम पीढ़ी आती है, इसे बोलते हैं यूएलएसआई। यूएलएसआई का जो है उसका पूरा नाम क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि किसमें यूज़ किया गया, 5th जनरेशन के अंदर प्रयोग किया गया था। हम किस 5th जनरेशन के चल रहे हैं, लेकिन वर्जन हमारा चल रहा है कौन सा, 10 वर्जन चल रहा है। हमारे जो कंपोनेंट्स है वो 10 वर्जन में चल रहे हैं। अभी हमारे पास में जैसे आ रहा है इंटेल i10 प्रोसेसर्स इस समय में रन टाइम प्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट के अंदर जो रन कर रहा है कौन सा है, i10 इस समय में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लेकिन है कौन से में, 5th जनरेशन के अंदर है। सुपर कंप्यूटर जो ज़्यादा डेवलप हुए थे, डेवलपमेंट जिनका ज़्यादा हुआ है, मन पहले जा चुके थे, लेकिन डेवलप जो हुए वो डेवलप कौन सी जनरेशन में है, 5th जनरेशन के अंदर जाके ज़्यादातर डेवलप हुए हैं। 5th जनरेशन अगर कंपटीशन के हिसाब से तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्चुअल रियलिटी जैसे बोलते हैं VR, क्वेश्चन आता है VR वर्चुअल रियलिटी का जो प्रयोग था वह कहाँ किया गया है, वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वो है प्रथम जो पंचम पीढ़ी है अपनी, उस पंचम पीढ़ी के अंदर VR का प्रयोग किया गया है। अब VR होता क्या है, तो VR होता है इसके अंदर कि किसी प्रकार का आभासी जो अपने पास में बताता है, आभासी आभास दिलाता है, तो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, वर्चुअल रियलिटी कहलाया जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी होता है जो कि हमें आभासिक रूप से कोई एहसास दिलाता है किसी के होने का, तो वो वर्चुअल रियलिटी होता है। इसमें हो रहा क्या है, अपने पास में एक वर्चुअल आजकल ग्लास दे दिया जाता है, जिसको हम लगा देते हैं, और जैसे अपने पास में 3D 5D 4D इस तरह के आ रही, वो हम लोग क्या करते हैं, VR ही होते हैं एक तरह के, वो हम लोग वर्चुअल रियलिटी आभास दिलाते हैं। तो वह कंप्यूटर्स जो है उसको भी यूज़ किया गया है 5th जनरेशन के अंदर, इस प्रकार के कंप्यूटर का भी प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर पढ़ा गया है कि आपका कंप्यूटर क्या होता है, कैसा दिखता था, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी यूनिट फर्स्ट में। कल हम करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है डिवाइस, क्या कौन कौन सी डिवाइस होती है, डिवाइस होती क्या है आखिर में, किस प्रकार के, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ वगैरह, ये किसकी चीज़ में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कल। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं अपने साथ वालों को बताइएगा क्लास में, जो कि ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको बताते रहिएगा कि इस तरह की क्लास जो है यूट्यूब पे लग रही है। साथ ही में यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो या तो कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर आपके पास में अगर ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में जब उस प्रकार की कोई भी समस्या है वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले नए वीडियो जो है आपको तुरंत ही यहाँ पे मिलते जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।